गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल की क्लास के बाद फिर से वापस हम नर्वस सिस्टम पढ़ने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, कुछ शायद थोड़ी देर में आ जाएंगे, 1 से 2 मिनट में। तब तक हम सब लोग हाय हेलो सबके हालचाल ले लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन लाइव आया है। राकेश जी लाइव आ चुके हैं, मुन्ना कुमार जी लाइव आ चुके हैं, सुनील कुमार, ईशा कुमारी, दीपेंद्र, महेंद्र, आरती, उसके बाद हैं दीपू कुमारी, मुन्ना कुमार, सोनू कुमार, मिथिलेश पाल, राकेश दायमा, कृष्णा, राकेश, दीपक तिवारी, सुनील कुमार, अजय कुमार बिंद, विजय राज, ईशा कुमारी, सुनील कुमार, मोहम्मद इमरान। अच्छा रोहित राज, ओके चलो देखना पड़ेगा रोहित। फिर तो रोहित मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है रोहित, मैं आज चेक करवाती हूँ एक बार। चलिए मोहन, मंतू, दीपू कुमार, बिट्टू कुमार, अस्तम कुमार, दिलीप, अजमेर नाम है आपका, मोहम्मद इमरान, अमित कुमार, महेंद्र चौहान, मनीष, नरोत्तम। चलिए भैया बहुत सारे लाइव आ चुके हैं, आप सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, और सभी को मेरा नमस्ते। जो भी नमस्ते बोल रहे हैं आप सभी को नमस्ते। चलिए फिर स्टार्ट करें आज की क्लास। कल हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, है ना, और नर्वस सिस्टम में हमने ह्यूमन ब्रेन स्टार्ट किया था। कल की क्लास को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कल मैंने कहा था कि ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो 3 कैटेगरी में बंटा हुआ होता है। सीएनएस बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा कौन सा था? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, एएनएस। उसके बाद हमने सीएनएस स्टार्ट किया था। सीएनएस के बारे में मैंने बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है। पहला ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कोड, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। फिर हमने पहले ब्रेन स्टार्ट किया। अब ब्रेन के बारे में बहुत सारी बातें बताई थी कि ब्रेन की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, ब्रेन का वेट कितना होना चाहिए, ब्रेन का जो वजन है, वेट है, वो कितना होना चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि ब्रेन के चारों तरफ एक कवरिंग लगी हुई होती है जिसे हम मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसका नाम मेनिंजिस होता है। मेनिंजिस जो होती है वो एक्चुअली 3 मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई होती है, पायामीटर, ड्यूरोमीटर एंड आर्केनोइड। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कौन कौन सा जरा बताइएगा। सबसे पहला था आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, दूसरा था मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, बीच वाला, और जो पीछे होता है उसे क्या बोलते हैं हम? उसे बोलते हैं बच्चा हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। फिर फोर ब्रेन को अगेन 3 पार्ट में डिवाइड किया था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम। मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। मिड ब्रेन में आपको एक शब्द आगे मैं पढ़ाऊंगी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, एक्चुअली वो इसका पार्ट नहीं है। मिड ब्रेन के अंदर ही वो जो एक हिस्सा होता है उसे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है, वो आगे बात करेंगे। और हिंड ब्रेन के अगेन 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पोन्स वेरोलाई, मेडुला ऑब्लंगेटा, और तीसरा था आपका सेरेबेलम। सेरेबेलम सबसे छोटा होता है, सेरेब्रम अप्रोक्स 2/3 भाग होता है। अब आज पहले एक रफली आपको डायग्राम बनाना है ह्यूमन ब्रेन का कि कैसे कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है ब्रेन स्टेम के बारे में, ब्रेन की पूंछ के बारे में एक क्वेश्चन आता है, वो हमें आज आप पहले थोड़ा सा हल्का सा रफली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये ब्रेन के सारे पार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि ब्रेन कैसे। देखिए मैं आपको एक इमेज दिखा रही हूं, इसी इमेज को हम रफली ड्रॉ करने वाले हैं कि किस तरीके से ब्रेन का कौन सा पार्ट कहां पर होता है। क्योंकि ये जो हिस्सा है ना, देखो लिखा हुआ ब्रेन स्टेम, ब्रेन की पूंछ, यहां से एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसीलिए मेरे को ये बताना है। ठीक है, चलिए लिखेंगे सबसे पहले मेरे साथ। देखो जो आपका ब्रेन है, उस ब्रेन में पीछे की तरफ यहां पर ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है आपका, ये जो ब्रेन का हिस्सा है इसे कहा जाता है मिड ब्रेन। इसे बोलेंगे हम मिड ब्रेन। पहले बना लीजिएगा, एकदम रफली ड्रॉ करो मेरे साथ, जिसे हम मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। मिड ब्रेन कुछ यहां से होता है। उसके बाद इस मिड ब्रेन से पीछे की तरफ ही आपका जो आपका हिंड ब्रेन है उसका एक पार्ट और होता है, और इसी एक पार्ट से नीचे की तरफ हिंड ब्रेन का एक पार्ट और होता है यहां पर। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस चीज को मेरे साथ। पहले क्या, इस हिस्से को मैं अलग कलर के पेन से इसे ऐसे कर देती हूं, समझ जाना। ये जो मैं येलो येलो वाला पार्ट बना रही हूं इसे कहा जाता है बच्चों, ये है आपका पोन्स वेरोलाई। क्लास चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लास एकदम प्रॉपर चल रही है ना बेटा? एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सुनिए,
कैसे? तो ये आपका ब्रेन का मिड ब्रेन वाला हिस्सा है और इसे कहा जाता है, ये है आपका पोन्स वेरोलाई। कल की क्लास में मैंने बताया था कि पोन्स लिखो या पोन्स वेरोलाई लिखो एक ही बात है। और जो ये मैं पिंक कलर से बना रही हूं, इसे कुछ लाइनिंग ऐसे कर रही हूं, इसे कहा जाता है बच्चों एमओ। एमओ बोले तो मेडुला ओबोलोंगेटा, मेडुला ओबोलोंगेटा। ठीक है, तो ये ब्रेन के 3 हिस्से हैं। अब इन्हीं हिस्सों से पीछे की तरफ ऐसे निकलता है आपके ब्रेन से, ऐसे नीचे की तरफ निकलती है क्या? स्पाइनल कोड। इन तीनों के बीच से ऐसे निकलता है आपका अंदर की तरफ स्पाइनल कोड, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ आपका स्पाइनल कोड, कुछ ऐसे से ब्रेन से पीछे की तरफ ये जो निकल रहा है हिस्सा, इसे कहा जाता है स्पाइनल कोड, जो आगे चलकर आपका रीढ़ का हड्डी बनाता है। वो बाद में पढ़ेंगे कैसे बनती है, वो सब बाद की बातें हैं। फिलहाल जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सुनिए, ठीक है? जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं सिर्फ आपको वो सुनने हैं क्या क्या। इसको थोड़ा सा इधर बनाना, इधर लिखो, क्योंकि यहां पर हम हिंड ब्रेन बनाएंगे। इसको इधर लिख दो। ये हो गया आपका मेडुला ओबोलोंगेटा, ओबोलोंगेटा। इसे दिखाओगे आप कि ये हमारे ब्रेन से पीछे की तरफ निकलती है एक मोटी नस, जिसे आप स्पाइनल कोड बोलते हैं, ऐसे पीछे की तरफ यहां से। और यहां पे इस हिस्से में पेड़ के पत्ते जैसा लगा हुआ होता है आपका छोटा दिमाग। इसे बनाओगे आप क्या? ये है आपका सेरेबेलम, ये आपका है सेरेबेलम, इसे कहा जाता है छोटा दिमाग। ये है आपका सेरेबेलम। कल बताया था मैंने कि सेरेबेलम को छोटा दिमाग कहा जाता है और हिंदी में इसका नाम होता है अनुमस्तिष्क। हिंदी में इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। ये लीजिए, ठीक है। पिंटू कुमार, आपने अगर 1-2 कमेंट और किया ना तो आपको टेक्निकल टीम यहां से ब्लॉक कर देगी, ठीक है। अब मैं क्या बताने जा रही हूं, जो एग्जाम का क्वेश्चन आता है सिर्फ वो सुनो क्या। ये मिड ब्रेन है जिसका कोई पार्ट नहीं होता है, ये पोन्स वेरोलाई है, और ये वाला कौन सा है? मेडुला ओबलोंगेटा। तो बच्चों एक मिड ब्रेन हो गया, एक पोन्स वेरोलाई हो गया, एक मेडुला ओबलोंगेटा हो गया, और ये यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है इसे कहा जाता है ब्रेन स्टेम। हिंदी में कहा जाता है ब्रेन की पूंछ या दिमाग की पूंछ। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि दिमाग की पूंछ कौन कौन से ब्रेन के हिस्से से मिलकर बना हुआ है। तब आपको बताना है कि एक तो मिड ब्रेन है इसके अंदर, दूसरा है मेडुला ओबलोंगेटा, तीसरा है पोन्स वेरोलाई। अब आप सोचोगे मैम सेरेबेलम भी इसका हिस्सा है। सेरेबेलम नहीं होता है इसका हिस्सा, सेरेबेलम तो साइड में लगा हुआ है। ये है आपके दिमाग की पूंछ, देखो ना ये वाला लगा हुआ। अगर आप परफेक्ट डायग्राम देखोगे तो इसे कहा जाता है दिमाग का पूंछ। ये आपके ब्रेन का पूंछ है जो आगे चलकर नीचे की तरफ इसे स्पाइनल कोड निकलती है, इसे पीछे की तरफ आपका स्पाइनल कोड बना लेता है। ये पेड़ के पत्ते जैसा, पीपल के पेड़ के पत्ते जैसा ये छोटा दिमाग है। ये ब्रेन की स्टेम नहीं बनाता है। ब्रेन की स्टेम जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 हिस्सों से मिलकर बनी हुई है। सबसे ऊपर ये रहा मिड ब्रेन दिखा रखा है, उसके नीचे ये रहा पोन्स दिखा रखा है, और सबसे नीचे वाला कौन सा दिखा रखा है? मेडुला दिखा रखा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा? 4 ऑप्शन देगा और बोलेगा कि इनमें से ब्रेन की स्टेम को जो नहीं बनाता है ब्रेन का पार्ट, उसका नाम बताइए। तो आपको सिर्फ वो याद करने हैं जो ब्रेन की स्टेम बनाते हैं, और ब्रेन की स्टेम 3 से मिलकर बनी हुई होती है, मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई एंड मेडुला ओबलोंगेटा। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। अब ऊपर की तरफ बना दो ये फूल। ये देखो ये पूरा फूल सही तो है, आपको और क्या दिख रहा है? ये फूल वाला पार्ट है, ये होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के तीनों पार्ट्स यही होते हैं। तो ये ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा सा आपका ब्रेन का हिस्सा रहता है, ये आपका फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन में कुछ यहां पर इस वाले हिस्से में यहां पर होता है आपका ऐसे छोटा सा, इसे बोलते हैं बच्चों हाइपोथैलेमस।
कल बता चुकी हूं मैं सारी बातें। हाइपोथैलेमस, और इसी हाइपोथैलेमस के ऊपर थोड़ा सा इससे बड़ा वाला पार्ट होता है, वो होता है थैलेमस। और बाकी का ये जो पार्ट बचा है, फूल सा, फ्लावर सा बना हुआ, इसे कहा जाता है बच्चों सेरेब्रम। सेरेब्रम हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रमस्तिष्क। तो कहने का मतलब क्या हो गया, अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ा आपको पार्ट कौन सा दिख रहा है? सेरेब्रम का। सबसे छोटा दिख रहा होगा सेरेबेलम का। इसीलिए तो मैंने कल बताया था कि ब्रेन के जो पार्ट्स होते हैं, जो सब पार्ट्स होते हैं, वो सब पार्ट्स में आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा हो गया सेरेब्रम। सेरेब्रम अप्रोक्स 2/3 भाग सेरेब्रम से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे छोटा पूछे सेरेबेलम, सेरेबेलम सबसे छोटा है। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आएगा बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। कल की क्लास में बताया था सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर कौन सा ब्रेन बनाते हैं? ये तीनों मिलकर फोर ब्रेन बनाते हैं। क्योंकि ये तीनों किसके हिस्से हैं? फोर ब्रेन के हैं, अग्र मस्तिष्क के। आगे वाला दिमाग 3 हिस्सों में बंटा हुआ है और यही सबसे बड़ा पार्ट है। और इन तीनों में बड़ा कौन सा है? सेरेब्रम। फिर मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट, पोन्स हो गया, ए नंबर पे पोन्स हो गया, बी नंबर पे सेरेबेलम हो गया और सी नंबर पे एमओ हो गया, मेडुला ऑब्लोंगाटा हो गया। ये तीन जब जुड़ते हैं, ये वाले दो कौन कौन से? ये दो और ये तीनों मिलकर बनाते हैं हिंड ब्रेन। तो ये दोनों लिख दो इनके आगे कि ये भी हिंड ब्रेन का हिस्सा है और ये भी हिंड ब्रेन का हिस्सा है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ब्रेन की पूंछ कौन, लिख लो साइड में, आप तो लिख लो भैया, क्वेश्चन आपको नहीं याद रहना है। एग्जाम के समय आप फिर यही बोलोगे कि मैम ने करवाया नहीं, तो लिखिएगा ब्रेन स्टेम कौन कौन से पार्ट से मिलकर बनी हुई है? दिमाग की पूंछ, मस्तिष्क की पूंछ, दिमाग की पूंछ जो है वो कौन कौन से ब्रेन के हिस्सों से मिलकर बनी हुई है? तो लिखेंगे, सबसे पहले लिखोगे एमओ। अब एमओ की फुल फॉर्म नहीं लिखने वाली हूं मैं, अब अपने आप लिख लेना, मेडुला ऑब्लोंगाटा। दूसरा लिख दो पोन्स वेरोलाई। दूसरा कौन सा लिखोगे? पोन्स वेरोलाई। और तीसरा कौन सा हो जाएगा बच्चों? तीसरा लिख दीजिए मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। तो ये तीन जब ब्रेन के हिस्से मिलते हैं तो ब्रेन की एक पूंछ बनती है, एक पीछे की तरफ आपके दिमाग से पूंछ बनाने का काम करता है। और इसी पूंछ से फिर नीचे की तरफ जाकर आपका क्या बनता है? स्पाइनल कोड बनता है, मेरु रज्जु बनता है। फिर मेरु रज्जु के दोनों तरफ हड्डियां लग जाती हैं तो उसे बैकबोन, उसे रीढ़ की हड्डी बोल दिया जाता है। सबसे पहले इसको एक रफली मैं 2 मिनट का समय दे रही हूं, इसको ड्रॉ कर लो क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। कोई बच्चा ऐसा होगा स्कूल वाला या कोई बच्चा जो बीएससी वगैरह कर रहा है तो वो तो कभी एग्जाम में आ गया तो उसे ये बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, विकास जी आप लेट हो गए गुड इवनिंग कहने में। अविनाश कुमार राय आप भी लेट हो गए बेटा, कहाँ थे क्लास में? हाँ कहाँ थे इतनी देर से? क्लास स्टार्ट हुए अप्रोक्स 10 से 12 मिनट हो गए, इतने लेट आओगे तो कैसे काम चलेगा? चलिए जल्दी से बनाइएगा इसको, 1 से 2 मिनट है, आप बना लीजिएगा। उसके बाद हम आज एक एक ब्रेन के पार्ट को लेकर हम सब पढ़ने वाले हैं। एक बच्चा कह रहा है कि मैम हिंदी नेम, बेटा हिंदी जेएस रावत कल एक एक की हिंदी नोट करवाई थी। सोनू कुमार का कहना है कि ऐप में नोटिफिकेशन नहीं आया, बेटा 5-5 बार नोटिफिकेशन भेजा गया यहां से। ठीक है, चलिए जल्दी से बना लीजिए, फिर हम एक एक करके आज सारे पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। आवाज कट रही है? नहीं, मेरी साइड से कोई आवाज नहीं कट रही होगी गौरव वर्मा। चलिए जल्दी से बनाइए। सुमित राणा बना लिया? रुचि ओके, रुचि का कहना है कि हमने बना लिया है। स्टार्ट करें अब बच्चों एक एक करके। क्या फंक्शन है पोन्स का, क्या करता है मिड ब्रेन, क्या करता है फोर ब्रेन के सेरेब्रम, क्या करता है थैलेमस, क्या करता है हाइपोथैलेमस, क्या काम होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा के। एग्जाम में इनके फंक्शन मेन है, याद रखिएगा। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इनके फंक्शन आते हैं, ये याद रखिएगा। मैम पीसीएस में बिल्कुल, अरे बिल्कुल मिलते हैं पीसीएस में क्वेश्चन, बिल्कुल आते हैं। आप उठाकर देखो कोई पीसीएस। महेंद्र चौहान, निशा इतनी लेट क्यों आते हैं आप क्लास में? हाँ क्लास में लेट क्यों आते हैं? टाइमिंग पे आया करें ना क्लास में। ठीक है, बना लिया? ब्रेन के पार्ट बना दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। अब बेटा देखो एक एक करके यहां से लास्ट वाले से पढ़ेंगे हम। कैसे पढ़ेंगे? ये देखो यहां से उल्टे पढ़ेंगे हम ऐसे पढ़ेंगे, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला, मिड ब्रेन, फिर ये पढ़ेंगे।
हम उल्टे पढ़ने वाले हैं इनको। तो 1 नंबर लगा के लिखिए सबसे पहला कौन सा, फंक्शन ऑफ सेरेबेलम। क्या लिखेंगे हम, हेडिंग दे दो सेरेबेलम, सिर्फ ये लिख दो सेरेबेलम, फंक्शन ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चों एग्जाम में या तो आएगा सेरेबेलम, अच्छी किस्मत है तुम्हारी तो सेरेबेलम आ जाएगा, बुरी किस्मत है तो अनुमस्तिष्क लिखा हुआ आएगा। लेकिन कुछ इंग्लिश टर्म आपको याद करने पड़ेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। कभी कभी पता है एग्जाम में कैसे आता है, सेरेबेलम में लिख देता है, फिर तुम बोलोगे मैम सेरेबेलम तो हिंदी में मतलब हमने तो अनुमस्तिष्क पढ़ा था। बेटा जो इंग्लिश टर्म होते हैं ना वो आप कोशिश करा करें साथ में लिखने का, ठीक है। जब आप सेरेबेलम की बात करते हैं सबसे पहले इसके बारे में 2 पॉइंट लिखो। इसे कहा जाता है लिटिल ब्रेन। पहला क्वेश्चन, इसे छोटा दिमाग कहा जाता है। छोटा दिमाग क्यों कहा, आपने जितने भी दिमाग के पार्ट्स के नाम याद करे हैं उनमें सबसे छोटा यही होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया छोटा दिमाग। दूसरा, इसी का दूसरा नाम होता है ट्री ऑफ लाइफ, जीवन का आधार या जीवन का पेड़ कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है अभी 3-4 मिनट के बाद समझ में आ जाएगा। अगर पूछ ले किस दिमाग को ट्री ऑफ लाइफ या जीवन का पेड़ या जीवन का आधार कहा जाता है तो आपको क्या बताना है, आप बताओगे सेरेबेलम। सेरेबेलम क्यों, इसके फंक्शन के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अभी बताते हैं क्यों कहा जाता है इसे जीवन का पेड़। जब इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि मैम क्या करता है आपका, FN का मतलब है फंक्शन, क्या कार्य करता है ये दिमाग का पार्ट, तो जरा ध्यान से लिखिएगा। सबसे पहला फंक्शन, ये आपकी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑन स्पीकिंग पावर, बोलने की जो क्षमता है, बोलने की क्षमता को यही ब्रेन कंट्रोल करता है। किस तरीके से बच्चों, अभी मैं अगला सेंटेंस क्या बोलने वाली हूं, किस लैंग्वेज में बोलने वाली हूं, कौन डिसाइड कर रहा होगा, मेरा छोटा दिमाग। आप अभी अपनी मम्मी को बोलोगे मम्मी 1 गिलास पानी देना, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, तो जो आपने एक गिलास पानी बोला, आपने जो स्पीकिंग पावर है आपकी, कब किससे किस लैंग्वेज में बात करनी है, कितनी बात करनी है, क्या सेंटेंस बोलना है, ये कौन डिसाइड करता है, सेरेबेलम, छोटा दिमाग डिसाइड करता है। पहला क्वेश्चन। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे मैम बोलते तो हम जीभ से हैं। अरे भाई साहब, जीभ से नहीं बोलते आप, जीभ सिर्फ और सिर्फ जो आप लैंग्वेज बोल रहे हो उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करती है, उसे शब्दों में कन्वर्ट करती है। आवाज कहां से बनती है, यहां होता है आपका वॉइस बॉक्स। देखो मैं इसे प्रेस कर रही हूं, मेरी आवाज में वेरिएशन आ रहा होगा। यहां वॉइस बॉक्स होता है, ध्वनि यंत्र होता है, इससे आवाज जनरेट होती है और क्या बोलना है, कितना बोलना है, सेरेबेलम डिसाइड करता है। और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कौन करता है, आपकी जीभ करती है। आई मेरी बात समझ में? तो सबसे पहला इसका फंक्शन लिखोगे कि इट कंट्रोल्स ऑन स्पीकिंग पावर, बोलने की क्षमता को कंट्रोल करता है। कब, किससे, किस लैंग्वेज में क्या बोलना है, क्या सेंटेंस बोलना है। अगला मैंने राहुल नाम लिया तो भैया वो राहुल का नाम जो स्पीकिंग पावर है उसे कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, सेरेबेलम। कोई किसी को डाउट नहीं है? चलो आइए, दूसरा फंक्शन क्या है, इट मेंटेन आवर बॉडी बैलेंसिंग। ये बॉडी बैलेंस करने का काम करता है, बॉडी बैलेंसिंग का काम करता है, लिखिएगा। और ये मेन है, जब जब मैं स्टार लगाऊं किसी लाइन को तो समझ लेना कि हर एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो। इट कंट्रोल्स ऑन बॉडी बैलेंसिंग, यह हमारे शरीर का संतुलन बना के रखता है, शरीर का संतुलन करने का काम करता है, संतुलन बनाएगा हमारे शरीर पर, बॉडी बैलेंसिंग का काम कर रहा है। मैं एकदम स्ट्रेट खड़ी हूं, अभी गिर नहीं रही मैं, ना मैं लड़खड़ा रही, एकदम स्ट्रेट खड़ी हूं। आप भी हो सकता है अपने बेड पे या टेबल पर, चेयर पे बैठ के आप अपनी क्लास देख रहे हैं, तो आप एकदम क्लास देख रहे होंगे ऐसे, आप भी नहीं गिर रहे, मैं भी नहीं गिर रही, क्योंकि मेरा अभी तक सेरेबेलम एकदम सही है, आपका भी सेरेबेलम अभी तक सही है, जो आपके बॉडी का बैलेंस बनाने का काम कर रहा है। कब, जब आप सो रहे हैं, बेड पे लेटे हैं, जब आप बैठे हैं, जब आप खड़े हैं, तो उस समय जो आपके बॉडी का बैलेंसिंग कर रहा है तो वो कौन सा ब्रेन कर रहा है, सेरेबेलम कर रहा है, अनुमस्तिष्क कर रहा है।
क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? आइए, तीसरा काम क्या है इसका? तीसरा काम होता है बच्चों, आपके बॉडी में जितना भी मस्क्यूलर मूवमेंट होता है, मस्क्यूलर मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है, मांसपेशीय संकुचन का काम करता है, मांसपेशीय संकुचन का काम करता है। बच्चों, हमारी मसल्स को मूवमेंट, हमारी मसल्स, एक बात बताऊं, हमारे शरीर में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो मसल्स की वजह से होते हैं। हड्डियां मूव नहीं करती हैं। अगर हड्डी हिलने लग गई ना तो एक बीमारी हो जाएगी बोन डिसलोकेशन की। आपको हड्डियां कभी मूवमेंट नहीं करवाती हैं। मूवमेंट कौन करवाता है? मांस, मसल्स। मैंने ऐसे करा, हाथ, मुझे पसीना आया, हाथ ऐसे पहुंचा, मैंने इस हाथ को मैंने ऐसे करा, कैसे भी कर लिया, किसी डायरेक्शन में आपके बॉडी का जो भी आप पोस्चर बना रहे हो, तो वो सारे के सारे बॉडी पोस्चर बनाने का काम मसल्स का होता है। तो किस मसल को किस डायरेक्शन में कब मूव करवाना है, कितना मूव करवाना है, ये सारे के सारे काम किसके होते हैं? सेरेबेलम के। तो मांसपेशियों में संकुचन, जब देखो हमारे बॉडी में मूवमेंट कब बनते हैं? आप उठे, बैठे, सोए, गाड़ी चला रहे हो, उस समय क्या है? आपके बॉडी का जो पोस्चर बन रहा है उसको बनाने का काम, उसके अंदर जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सेरेबेलम का होता है। तो बेसिकली हमारे बॉडी के जो भी पोस्चर हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो मूवमेंट है मसल्स की वजह से, बॉडी का जो बैलेंस है, जो स्पीकिंग पावर है, इन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क करता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बॉडी बैलेंसिंग का, मसल्स मूवमेंट का, बॉडी पोस्चर का, या पूछेगा स्पीकिंग पावर को कौन कंट्रोल करता है? सेरेबेलम। अब मैं आपको एक बहुत अच्छे ज्ञान की बात बताने वाली हूं। हमने इसे कहा जीवन का पेड़। आपने सुना होगा कि किसी फलाना इंसान के छोटे दिमाग में चोट लगने से उस इंसान की डेथ हो गई। यस, अगर कोई इंसान बाइक चला रहा है और वो ऐसे सर के बल नीचे गिर जाता है पीछे की तरफ, क्योंकि यहां आपका छोटा दिमाग है, और इस छोटे दिमाग में अगर चोट लग गई तो बच्चों आप ऑन द स्पॉट उसी समय आपकी मृत्यु हो जाती है, आपकी डेथ हो जाती है। सुना होगा आपने ये बात। क्यों हो जाती है छोटे दिमाग में चोट लगने से मृत्यु? क्योंकि छोटे दिमाग का काम है मस्कुलर मूवमेंट का। बच्चों, आपका जो हार्ट है ना वो ऐसे पंप करता रहता है। कभी देखना आपने दिल को, दिल ऐसे पंप करता रहता है, जैसे हम बोलते हैं हमारा हार्ट धड़क रहा है, दिल में धड़कन बन रही है। जब तक आपका दिल धड़क रहा है तब तक आप इस धरती पर जिंदा हो। जिस दिन आपका दिल धड़कना बंद कर देगा आप मर जाओगे। तो दिल धड़क रहा है, दिल में जो धड़कन बनती है वो दिल की मसल्स के मूवमेंट से बनती हैं। तो अगर मान लो आपका एक्सीडेंट हुआ, उस समय आपका सेरेबेलम खत्म हो गया, सेरेबेलम में चोट लग गई, तो बताओ हमारे बॉडी के अंदर जो हमारा हार्ट है, हमारा हृदय है, हमारा दिल है, उसके अंदर मूवमेंट की प्रोसेस रुक जाएगी। ऑन द स्पॉट आपका हार्ट है वो पंप करना बंद कर देगा खून को, हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन बंद हो जाएगा, हार्ट की धड़कनें बनना बंद हो जाएंगी, और उसी समय आपका हार्ट फेल हो जाएगा और आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स के बीच में खून और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा और आप ऑन द स्पॉट मर जाते हो। इसीलिए कहा जाता है इसे जीवन का पेड़। भैया, जैसे एक पेड़ सीधा खड़ा है, उसे कट कर दोगे तो नीचे गिर जाएगा, वैसे भैया बॉडी का बैलेंस बना रहा है। जीवन का आधार है ये ब्रेन का पार्ट। अगर ये ब्रेन का पार्ट गुस्सा हो गया ना तो हार्ट वगैरह सब फेल हो जाएंगे, आपके बॉडी का मस्कुलर मूवमेंट रुक जाएगा, ऑर्गन्स अपना काम करना बंद कर देंगे और आप मर जाओगे। इसीलिए इसे जीवन का पेड़, जैसे एक पेड़ सीधा खड़ा है, उसे काट दोगे गिर जाएगा, अगर इसे काट दिया तो भैया आप भी मर जाओगे, आप भी गिर जाओगे नीचे। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं आप बताओगे? इसे ट्री ऑफ लाइफ, इसे जीवन का पेड़ कहा जाता है। और दूसरा, आपने सुना होगा किसी भी इंसान को, जैसे बहुत बार ऐसा होता है, मेरे एक स्टूडेंट था वो बाइक से गिर गया था,
उसकी डेथ हो गई थी, आज से 4-5 साल पहले पुरानी बात है मतलब। तो क्यों? क्योंकि वो पीछे की तरफ बाइक पे बैठा था और जो बाइक चला रहा था उसे कुछ नहीं हुआ, उसे हल्की फुल्की चोट आई। जो पीछे वाला था वो ऐसे गिर गया था, और ऐसे गिरा, छोटे दिमाग में चोट लग गई, और उसी समय उसका जो दिल है वो धड़कना बंद कर गया। उसके दिल के अंदर मस्कुलर मूवमेंट रुक गया और उसका दिल ने ब्लड को पंप करना छोड़ दिया, और उसकी उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ऐसी बहुत बार होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका इसके फंक्शन। अब बच्चों एक बात और मैं आपको बताती हूं, जब आप बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लेते हैं, ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन से, अल्कोहल का मतलब होता है बच्चों शराब, अगर आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल कंजप्शन कर रखा है, बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, तो ज्यादा शराब पीने से आपका जो सेरेबेलम है वो कुछ देर के लिए ब्लॉक हो जाता है, वो डीएक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि अल्कोहल के अंदर जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं, जो भी अल्कलॉइड्स होते हैं, वो सारे खून में घुलकर इस ब्रेन को स्लो कर देते हैं, और ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। तो अगर आपने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है तो आपका सेरेबेलम कुछ घंटों के लिए काम करना स्लो कर देता है। तो भैया जब सेरेबेलम स्लो होगा तो आपकी स्पीकिंग पावर पे कोई कंट्रोल नहीं बचेगा। इसीलिए ज्यादा शराब पिए हुए लोग कुछ भी बोलते हैं, जब बोलते हैं उनकी जुबान लड़खड़ाती है, उनके सेंटेंसेस क्लियर नहीं होते हैं। दूसरा, बॉडी बैलेंसिंग पर उनका कंट्रोल नहीं रहता है, वो कैसे इधर गिरते हैं, इधर दीवार के भिड़ जाते हैं, यहां भिड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। वो कुछ तो रोड पे गिर जाते हैं, कुछ नालियों में गिर जाते हैं। उनके बॉडी पर मस्कुलर मूवमेंट पे कोई कंट्रोल नहीं है। कभी ये काम करके देखना कि एक इंसान है, उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है, तो वो रोड पे गिरा हुआ है, तो आप उसे एक लात मारना, जिस डायरेक्शन में आपने लात मारी थी वो उसी डायरेक्शन में अगले 5-6 घंटों तक पड़ा रहता है। उसे बेचारे को पता ही नहीं है उसकी मसल्स को कि किस डायरेक्शन में उसको कितना मूव करवाना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आफ्टर एक्सेस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इफेक्ट्स ऑन विच पार्ट ऑफ ब्रेन, ज्यादा शराब सेवन करने से मस्तिष्क के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है? अनुमस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि जब आपने शराब पी है तो आपके बॉडी का बैलेंस खुद का ही नहीं हो रहा है। जब आपका बैलेंस नहीं हो रहा है तो आप गाड़ी के बैलेंस तो कर ही नहीं सकते आप, और आपकी वजह से सामने वाले का एक्सीडेंट हो सकता है, सामने वाले की जान को हानि पहुंच सकती है। इसीलिए लिखा हुआ होता है रोड पे डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, है ना, ये बात याद रखिएगा। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ये लीजिए बच्चों, इससे ज्यादा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे ज्यादा यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। बता दोगे? कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं किस ब्रेन पर। अगला ब्रेन का जो हिस्सा है वो पढ़ेंगे हम, किसके फंक्शंस पढ़ेंगे? मेडुला ओब्लोंगेटा। नेक्स्ट लिखिए, फंक्शंस ऑफ मेडुला ओब्लोंगेटा। एमओ हिंदी में सेम नाम है, एमओ शॉर्ट फॉर्म में एमओ लिख लो, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा का काम क्या होता है? ये ब्रेन का पार्ट क्या करता है? हमारे बॉडी में होती है कुछ इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इट कंट्रोल्स ऑन इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, और इनवॉलेंट्री रिएक्शंस का मतलब होता है अनैच्छिक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिन पर आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। बच्चों, आपका कंट्रोल नहीं है उन पर, वो अपनी इच्छा से होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं होती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कुछ ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जिनको आप चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे बस की नहीं है, वो अपनी इच्छा से काम करती हैं। तो ऐसी जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो इनवॉलेंट्री हैं, उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए हमें भगवान ने एमओ दिया है, मेडुला ओब्लोंगेटा दिया है। और ये जो इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं ये 2 टाइप की होती हैं, जरा लिखिएगा कौन कौन सी। नंबर 1 पे आती हैं वाइटल रिएक्शंस। वाइटल रिएक्शंस हिंदी में कहते हैं जैविक अभिक्रियाएं। जैविक अभिक्रियाएं हमारे शरीर में, हमारी सेल्स में हो रही हैं, इसलिए इनका नाम वाइटल रिएक्शंस पड़ा। दूसरी तरफ है, इनको कहा जाता है
एसेसरी रिएक्शंस, एसेसरी रिएक्शंस, हमारे बॉडी में दो टाइप की इनवॉलेंट्री रिएक्शंस होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 पर वाइटल रिएक्शंस, नंबर 2 पर एसेसरी रिएक्शंस। हिंदी में कहा जाता है इन्हें सहायक क्रियाएं। बेटा दोनों ही इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये भी इनवॉलेंट्री हैं, इन पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इन पर भी आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फिर इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इनमें डिफरेंस क्या हुआ? जरा ध्यान से सुनिएगा। ये ऐसी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं जिनकी एब्सेंस में, एब्सेंस का मतलब है अगर ये नहीं हुई तो आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, आपकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब बहुत जरूरी है ये होना, नहीं हुआ तो मर जाओगे, एक भी नहीं हुआ तो मर जाओगे। इनमें से कौन कौन सी रिएक्शंस? पहले सुनो, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इनवॉलेंट्री रिएक्शंस वो अनैच्छिक अभिक्रियाएं जिनकी अनुपस्थिति में, जिनके अभाव में मनुष्य के शरीर की मृत्यु हो जाती है, उन्हें वाइटल रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक है, ये वाली जो है इनकी एब्सेंस में अगर इनमें से एक दो नहीं हुई तो बच्चों आप मरोगे नहीं। बॉडी डजंट डाई का मतलब है इसमें आपकी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन दोनों ही इनवॉलेंट्री हैं, हमारे कंट्रोल में ना ये हमारे चाहने से ना ये चलेंगी ना ये बंद होंगी। ठीक है, सबसे पहला बस डिफरेंस ये था, अगर ये नहीं होंगी तो मर जाओगे, ये नहीं होंगी तो मरोगे नहीं। अब जरा बताओ इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? वो कौन कौन सी वाइटल रिएक्शन है जो नहीं होगी आपके शरीर में तो आप मर जाओगे? बताओ क्या क्या। सबसे पहला रेस्पिरेशन। हाँ जी मैम, अगर रेस्पिरेशन नहीं हुआ, अगर मैं आपको बोल दूं कि अपनी नाक और मुंह दोनों बंद करके बैठ जाओ 1-2 घंटे के लिए, क्या बैठ जाओगे? क्या नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि रेस्पिरेशन रुक जाएगा, आपके बॉडी में एयर एंटर करना बंद हो जाएगी, एयर नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा, आपकी सेल्स तड़प तड़प के मर जाएंगी। तो रेस्पिरेशन आप कंट्रोल कर सकते हो क्या? कभी ऐसा हुआ है भाई साहब बहुत सांसें ले ली यार, 5-6 दिन के लिए मुंह और नाक पे सेलो टेप लगाऊंगा, सांस ही नहीं लूंगा मैं, कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं। दूसरा आता है डाइजेशन, पाचन की क्रिया। अगर हमारे शरीर में पाचन नहीं होगा तो बच्चों हमारे बॉडी में जो भी आप बाहर से खा रहे हो वो सारा का सारे न्यूट्रिएंट्स से हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि उस खाने का पाचन हो, फिर उससे हमें एनर्जी मिले। एनर्जी को काम में लेकर हमारे ऑर्गन्स दिन रात काम कर रहे होते हैं बेचारे। तो अगर डाइजेशन नहीं हुआ तो आप जिंदा नहीं रह सकते। कभी ऐसा हुआ है आज खाना खाया है 1 महीने बाद पचाऊंगा यार, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते डाइजेशन की प्रोसेस को। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? हमारे शरीर में जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो बड़े हार्मफुल होते हैं। अगर आप उनको बाहर नहीं निकालोगे तो वो अंदर ही अंदर जमते जाएंगे और आपके ऑर्गन्स को सड़ा देंगे, गला देंगे और आपके ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे। इन्हीं हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। Excrete out of waste product या harmful product from human body is non-excretion। अगर इन्हें नहीं निकाला तो आपकी डेथ हो जाएगी। एक्सक्रीशन पे कंट्रोल है? नहीं है। नेक्स्ट है ब्लड सर्कुलेशन। आप एक चीज बोलते हैं कि हमारी नसों में खून दौड़ता है, बिल्कुल सही बात है। हमारी खून रुधिर का परिसंचरण होता रहता है, खून चारों तरफ दौड़ रहा होता है। कहीं भी कट लगाओ, यहां 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 हर जगह खून निकलेगा क्योंकि ब्लड सर्कुलेट होता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन रुक गया, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, विटामिन का, हार्मोन का, सबका सर्कुलेशन रुक जाएगा। और बिना ऑक्सीजन के सर्कुलेशन के आप जिंदा रहोगे क्या? नहीं रहोगे। इसलिए ये भी ऐसी इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। कभी ऐसा हुआ है आज तो मैं अपनी खून को मैं दौड़ाऊंगा नहीं नसों में?
नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बच्चों हार्ट बीट, हृदय की धड़कन बनना। हार्ट बीट, हार्ट का बीट करना, हृदय की धड़कनों का बनना। अगर आपके हृदय की धड़कन नहीं बनी, इसका मतलब आपका दिल जो है वो काम करना बंद हो गया, हार्ट फेल हो गया, और हार्ट के फेल होते ही हार्ट अटैक और आप मर जाओगे। तो मैम ये भी बहुत जरूरी, ये भी बहुत जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी, ये भी जरूरी। तो ये सारी की सारी ऐसी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, और इनमें से अगर एक भी नहीं हुई आपका शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए भगवान ने आपको क्या दिया है? MO दिया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, digestion, heartbeat, respiration are controlled by which part of brain? MO, MO। ठीक है, हो गया, लिख दोगे हार्ट बीट, HEART, हार्ट बीट। ठीक है, तो ये सारी किसके द्वारा कंट्रोल होती हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बात करते हैं एसेसरी रिएक्शंस, सहायक क्रियाएं। इनकी उपस्थिति में आप मरते नहीं हो, लेकिन कंट्रोल आपका इन पर भी नहीं है। इनके एग्जाम्पल लिखिएगा जरा, क्या क्या होती है एसेसरी रिएक्शन के एग्जाम्पल, यहां लिख लीजिएगा। कौन कौन सी एसेसरी रिएक्शंस? नंबर 1 पे है हिकअप्स, हिचकी आना। हिचकी आने पे कोई कंट्रोल है आपका? भाई आज देखना, अगले 5 मिनट में मैं बहुत हिचकी लूंगा, ऐसे हिचकी लेने लग जाओगे? नहीं, हिचकी आने पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर किसी दिन हिचकी नहीं आई तो मर थोड़ी रहे हो, नहीं मर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब है छींकना। छींक आने पर कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी मर्जी से नहीं आती है आपको छींक, कभी कभी 1-1 महीने तक आपको छींक नहीं आती है। नेक्स्ट है इसके बाद स्नोरिंग। स्नोरिंग का मतलब होता है खराटे लेना। खराटे पर कोई कंट्रोल है? नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद होता है बच्चों बर्पिंग। बर्पिंग का मतलब होता है डकारना। डकारना, डकार का आना, कंट्रोल है? नहीं है। इसके बाद होता है बच्चों नेक्स्ट कोल्ड एंड कफ, जुकाम एंड खांसी। जुकाम एंड खांसी कोई कंट्रोल नहीं है, आप चाहकर जुकाम करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते। इसके अलावा ब्लिंकिंग ऑफ आईज। ब्लिंकिंग ऑफ आईज का मतलब होता है आंखों का छपकना। ब्लिंकिंग ऑफ आईज, आंखों का छपकना। क्या आंखों के छपकने पर आपका कंट्रोल है? नहीं है। तो बच्चों ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं होंगी तो आप मरोगे नहीं। इन सबको कंट्रोल करने के लिए हमें भगवान ने एक चीज दी है, और वो चीज क्या है आप क्या बताओगे? उस चीज का नाम है MO, उसे मेडुला ऑब्लोंगेटा बोलते हैं। एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन किससे आता है? हिकअप्स एंड स्नीजिंग। छींक का आना, खांसी आना, जुकाम होना या हिचकी आना ब्रेन के किस हिस्से द्वारा कंट्रोल की जाती है? बताओ किस हिस्से द्वारा कंट्रोल की जाती है? मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकता है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, बर्पिंग, स्नोरिंग, स्नीजिंग, हिकअप्स, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट बीट, बताओ इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। हाँ, उबासी भी यहीं आएगा, आप लिख सकते हैं बेटा योनिंग करना। योनिंग का मतलब होता है उबासी लेना, यहीं आता है बेटा। योनिंग भी यहीं आता है, फार्ट भी यहीं आता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे याद रखिएगा कि दीज ऑल आर इनवॉलेंट्री रिएक्शंस, एंड इनवॉलेंट्री रिएक्शंस का वोमिटिंग भी यहीं आएगा बेटा। वोमिटिंग, उल्टी आना, वोमिटिंग यहीं आएगा, वोमिटिंग भी यहीं आएगा, उल्टी आना भी यहीं होगा। ये सारी की सारी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? MO, मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा। हमें भगवान ने इन सारी इनवॉलेंट्री रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए एक दिमाग भेजा है। अब एक बच्चा कह रहा है कि मैम फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा को कौन कंट्रोल करता है? भाई साहब, दिमाग को कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? ये किसका हिस्सा है? ये ब्रेन का है। ब्रेन को कोई कंट्रोल थोड़ी कर सकता है। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम।
ब्रेन के अंडर में सब काम करते हैं, ब्रेन किसी की कमांड पे काम नहीं करता, याद रखिएगा इस बात को। फिर मैं कहती हूं क्लास में तुम लोग बिना कॉमन सेंस और बिना दिमाग के खोपड़ी लेके बैठ जाते हो, बस दिमाग तुम्हारा कहीं और कहीं है। हाँ, इसलिए याद रखिएगा कि क्लास में हमेशा खोपड़ी नहीं, खोपड़ी के अंदर जो मेनिंजेस है उसके अंदर जो दिमाग है ना उसे लेकर बैठा करो यहां पर। समझ में आ गया? तो ये सारी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? मेडुला ऑब्लंगेटा। बता दोगे? बॉडी बैलेंसिंग, मसल्स मूवमेंट, स्पीकिंग पावर, सेरेबेलम, ये सब किसके द्वारा? मेडुला ऑब्लंगेटा। हो गया। चलो अब पढ़ते हैं तीसरा, हिंड ब्रेन का तीसरा हिस्सा, जिसे हमने क्या नाम दिया था? पोन्स वेरोलाई। क्या काम करता है ये पोन्स वेरोलाई? बड़ा अच्छा काम करता है, पता है आपको? या तो अकेला पोन्स लिखा हुआ होगा या पोन्स वेरोलाई लिखा हुआ होगा। बच्चों, पोन्स वेरोलाई क्या करता है? देखो, मेरे हार्ट से कुछ सिग्नल आए ब्रेन तक, कुछ सिग्नल आ रहे होंगे मेरी स्किन से, मेरे को किसी ने चांटा मारा, चांटा इस हिस्से पे मारा तो मुझे यहां दर्द महसूस हुआ। तो इस दर्द को, ये जो हाथ का हिस्सा है, इस बॉडी के पार्ट को, इस बॉडी के पार्ट से यहां से जो सिग्नल जा रहे हैं उन्हें ब्रेन तक पहुंचाने का काम। ऐसे नहीं, समझो, मैं एक एग्जांपल देती हूं। मान लो एक पोस्ट ऑफिस है, ये क्या है? पोस्ट ऑफिस है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? एक पोस्टमैन होता है, वो क्या करता है? अलग अलग शहरों से डाक लेकर आता है। एक लेकर आया जयपुर से डाक, एक लेकर आया बच्चों अहमदाबाद से डाक लेकर आया है ना? किसी ने अपना कोरियर भेजा, एक ने भेजा मुंबई से। इसने कहा, जयपुर वाले ने, ये सब जयपुर से, अहमदाबाद से, मुंबई से कुछ कोरियर आए हैं पोस्ट ऑफिस में। अब पोस्टमैन क्या करेगा? इन्हें उठाएगा, उठाकर जो जयपुर वाला आया था उसे किस कॉलोनी में देना है? मान लो सेक्टर 68 में देकर आना है। जो अहमदाबाद से आया है डाकिया क्या करेगा? उसे मान लो 69 में पहुंचाना है। मुंबई से आया है, वो सेक्टर 70 में लेकर जाना है। तो ये एक पोस्ट ऑफिस है जिसमें अलग अलग जगह से डाक आते हैं। देन पोस्टमैन उठाकर जिस भी डाक से, जो भी, जहां का भी कोरियर आया था, उस कोरियर को उसकी जगह तक पहुंचाना, उसके टारगेट पार्ट तक पहुंचाने का काम पोस्टमैन का होता है। तो जैसे एक पोस्ट ऑफिस में अलग अलग जगह से डाक आती है, वैसे का वैसा आपका पोन्स काम करता है बच्चों। कैसे करता है? सुनिएगा। ये आपका पोस्ट ऑफिस है, बोले तो ये आपका पोन्स वेरोलाई है, पोन्स वेरोलाई है। इस पोन्स वेरोलाई के पास सिग्नल आते हैं, कहां से? अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से, बॉडी पार्ट से, शरीर के अलग अलग अंगों से, शरीर के अलग अलग भाग से सिग्नल आते हैं। मान लो एक सिग्नल आया आपकी स्किन से, आपको किसी ने इंजेक्शन लगाया, आपको चांटा मारा, तो दर्द वाला सिग्नल आ रहा है, भागा भागा भागा। ऐसे ही एक सिग्नल आ रहा है, मान लो आपके हार्ट से, कहने का मतलब आपके हृदय से आया है एक सिग्नल। ऐसे ही बच्चों एक सिग्नल आया, मान लो कान से आया, आंख से आया, ये मान लो कोई भी सिग्नल आया। तो ये हो गए आपके शरीर के अलग अलग भागों से आए हुए सिग्नल। अलग अलग डाक आई, कहां पर? पोस्ट ऑफिस में आई। अब क्या होगा? पोस्ट ऑफिस में डिसाइड होगा कि कौन सी डाक कहां जानी है। तो पोन्स वेरोलाई डिसाइड करेगा कि ये जो स्किन से सिग्नल आए हैं इसे कहां भेजने हैं। तो स्किन वाले सिग्नल जाते हैं आपके फोर ब्रेन में। कहां जाते हैं? फोर ब्रेन का मतलब है अग्र मस्तिष्क, मस्तिष्क का अगला भाग, आगे वाला पार्ट। अगर हार्ट से सिग्नल आए हैं तो वो कहां जाते हैं? आप बताओगे। जितने भी हार्ट से सिग्नल आते हैं वो जाते हैं बच्चों हिंड ब्रेन के पास, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था हार्ट बीट कौन कंट्रोल करता है? मेडुला। मेडुला किसका हिस्सा है? हिंड ब्रेन का। तो हार्ट वाले जो सिग्नल आते हैं उन्हें भेजा जाता है पोस्ट मस्तिष्क के पास। ऐसे ही फेफड़ों से रेस्पिरेशन का सिग्नल आते हैं, वो भी हिंड ब्रेन के पास।
आंख और कान से आए हैं वो कहां जाते हैं? ये जाएंगे सिग्नल आपके मिड ब्रेन के पास, मध्य मस्तिष्क के पास। तो आपको क्या दिखने का मिल रहा है? आपको देखने को मिल रहा है कि इधर बॉडी पार्ट्स हैं, शरीर के अलग अलग अंग हैं, इनसे सिग्नल आए, फिर पोन्स वैरोलाई डिसाइड करके उन्हें अलग अलग कहां पर, ब्रेन के पार्ट्स के पास फेंकने का काम करता है। इधर आपके दिमाग के हिस्से हैं, तो पोन्स वैरोलाई क्या काम कर रहा है बच्चों? एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। ब्रिज क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। किस किस को? इधर आपके बॉडी के पार्ट्स हैं, यहां से सिग्नल आ रहे हैं किससे? बॉडी पार्ट से, फिर एक बीच में ब्रिज है, ये हो गया ब्रिज। कौन? आपका पोन्स। और इधर कौन बैठे हैं? इधर है आपका ब्रेन पार्ट्स। तो कहने का मतलब हो गए हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से जो सिग्नल आते हैं उन सारे सिग्नलों को हमारे दिमाग के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? पोन्स वैरोलाई। ऐसे ही बच्चों एक बात और बताती हूं, जितने भी सिग्नल जो भी स्पाइनल कोड से आते हैं, स्पाइनल कोड का मतलब होता है बच्चों मेरु रज्जु। मेरु रज्जु या आप लिख लेना बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। वैसे ऑब्लिक मत लगाओ, ऑब्लिक मत लगाओ, कोमा लगाओ, ठीक है? बैकबोन जिसे आप बोलोगे रीढ़ की हड्डी। अगर इनसे भी सिग्नल आते हैं तो इन सारे सिग्नल को भी पोन्स कहां ट्रांसफर करता है? ब्रेन पार्ट्स के पास। तो एक बात बताओ, अगर आपसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया कि शरीर के अंगों को, दिमाग के भागों को आपस में जोड़ने का काम, एक ब्रिज की तरह जोड़ने का काम किस ब्रेन के हिस्से का है? क्या बोलोगे? पोन्स वैरोलाई। ठीक है, एक तो ये काम हो गया। इसके अलावा मैं एक काम और बताऊंगी पोन्स का, अभी सुनिएगा, ठीक है? अभी सिर्फ सुनते जाइएगा। मैंने क्या कहा एक बार फिर से सुनो कि हमारे शरीर के अलग अलग भाग से जो भी संकेत आते हैं, जो भी सिग्नल आते हैं, जो भी स्टिमुलेशन आते हैं, वो पहले पोन्स के पास आता है और पोन्स अलग अलग ब्रेन के पार्ट तक फेंकने का काम करता है उन्हें। तो यहां फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, कौन सा सिग्नल किस हिस्से से आया है तो कहां जाएगा वो पहले से डिसाइडेड है। ऐसा नहीं है कि आंख से सिग्नल आया तो एक बार पोन्स ने भेज दिया हाइपोथैलेमस के पास, एक बार भेज दिया थैलेमस के पास, वो पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो क्या, स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन, जो रीढ़ की हड्डी है और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, उससे भी जो सिग्नल आते हैं उनको भी कहां फेंकने का काम करता है? ब्रेन के पार्ट्स, आपके जो दिमाग के भाग हैं उनके पास भेजने का काम करता है। समझ में आ गई मेरी बात? ये इसके अलावा एक काम और भी करता है बच्चों, ध्यान से सुन लेना इस चीज को। अगर आपसे बोला कि रेस्पिरेशन कंट्रोल बाय, रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कौन कंट्रोल करना है, श्वसन की दर को, रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, तब तो मैंने बताया था MO, मेडुला ओब्लोंगेटा। लेकिन अगर बोले कि जो कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब हो गया नाक से लेकर फेफड़ा, नाक से आपने सांस लिया, नाक से जाता है आपके फेरिंक्स वाले हिस्से से, फेरिंक्स से आपके गले में एक पाइप होता है जिसे आप विंड पाइप बोलते हो, फिर फेफड़ा, इन सारे ऑर्गन्स को एक साथ पढ़ते हो तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हो। लेकिन अकेला रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हो तो बच्चों रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है मेडुला ओब्लोंगेटा के द्वारा। लेकिन पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल रहा है तो यह किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? पोन्स वैरोलाई के द्वारा। सुरेश कुमार का कहना है कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन में डिफरेंस क्या है? भाई साहब रुक जाओ यार, रुक जाओ यार, बता देंगे। अभी तो रुको भाई साहब, इतनी जल्दी क्या है, कहां जाना है, थोड़ा रुकिएगा। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात कि एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे आंसर करना है। अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस लिखा हुआ है, श्वसन की प्रक्रिया लिखा हुआ है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? मेडुला ओब्लोंगेटा। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम लिखा हुआ है, श्वसन तंत्र लिखा हुआ है, तो आपका आंसर क्या होगा? पोन्स वैरोलाई। तो पोन्स के इतने सारे फंक्शन थे।
यह हमारे शरीर के अलग अलग भागों को दिमाग के अलग अलग भागों से जोड़ने का काम करता है। यह हमारी रीढ़ की हड्डी और जो मेरु रज्जु है उनसे आने वाले सारे के सारे सिग्नल को ब्रेन के पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करता है। और इसके अलावा कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम कंट्रोल कौन करता है? पोन्स। लेकिन रेस्पिरेशन जो एक प्रोसेस है, ऑक्सीजन का खून में घुलना, खून में घुलकर ऑक्सीजन का ग्लूकोज को तोड़ना, उसको कहा जाता है रेस्पिरेशन। उसे कौन कंट्रोल करता है? तब बताओगे मेडुला ओब्लोंगेटा। समझ में आ गई मेरी बात? बता दोगे आंसर? तो ये जो 3 ब्रेन के पार्ट पढ़े हमने, कौन कौन से पढ़े जरा बताओ। ये लो इमेज दिखाती हूं, इमेज से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कौन कौन सा पढ़ा? पहला पढ़ा आपने उल्टे पढ़े ना हमने, सेरेबेलम। दूसरा पढ़ा हमने मेडुला ओब्लोंगेटा और तीसरा पढ़ा हमने पोन्स के बारे में। तो बताइए ये तीनों किस ब्रेन के हिस्से हैं? ये तीनों के तीनों हैं हमारे कौन से ब्रेन के? आप बताओगे पीछे वाला दिमाग। और पीछे वाले दिमाग को क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। तो इसके फंक्शन पढ़ लिए, इसके फंक्शन पढ़ लिए और इसके फंक्शन पढ़ लिए, और ये तीनों मिलते हैं तब आपका क्या बनता है? हिंड ब्रेन, पोस्ट मस्तिष्क बनता है। अब एग्जाम के क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे आंसर करना है, वो आपका काम है, वो आपका काम है। बताइए, अब बताओ किसी का कोई डाउट है? बहुत चिल्ला रहे हो, हमारा डाउट नहीं ले रहे हो, हमारा कमेंट नहीं ले रहे हो। अब बताइए, मेरे पास है आपके पास 8 से 9 मिनट का समय है। अब बताइएगा क्या डाउट आ रहे हैं आपके। एक कह रहा हिंड ब्रेन का हिंदी बता दो। भाई साहब कितनी बार लिखूं हिंड ब्रेन का हिंदी? पोस्ट दिमाग या पोस्ट मस्तिष्क होता है। और बताइए आपका क्या डाउट है? स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल आते हैं वो ब्रेन के किस हिस्से तक जाते हैं? बेटा रुक जाओ, अभी समझ में नहीं आएगा। दर्द वाले आते हैं वो हाइपोथैलेमस के पास जाते हैं, आगे बताएंगे आपको, आगे बताएंगे आपको। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो यहां तक की क्लास में बताइए। फिर फंक्शंस पढ़ेंगे हम। मैम मैंने गणित की किताब डीपी सर की खरीदी थी लेकिन वो अभी तक नहीं मिली है। बेटा आप उसके लिए इस नंबर पे फोन कर लो, ये पब्लिकेशन का नंबर है 9717372525। एक बार आप उनसे ट्रैकिंग आईडी ले लीजिए। और जो कॉम्बो बैच में जिनको फ्री किताब दी थी हमने, उनकी बेटा 10 से 12 सितंबर से पहले पहुंच जाएंगी। वे किताबें ज्यादा है ना, धीरे धीरे सबके पास पहुंच रहे हैं। हिचकी क्यों आते हैं? सौरभ सिंह रुकिए, जब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाएंगे तब बताएंगे हिकअप्स क्यों आती हैं, हिचकी क्यों आती हैं। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। अगर किसी को भी किताब से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी है वो इस नंबर पे फोन करो। मैं कोई टेलीकॉलर नहीं हूं, ठीक है? मेरी क्लास का डाउट पूछो। बताओ जरा बताओ, कोमा में कौन सा मस्तिष्क काम नहीं करता? कोमा में पूरा दिमाग ही नहीं काम करता। जब आपके ब्रेन की डेथ होती है, जब दिमाग की मृत्यु होती है, उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल डेथ। बच्चों आपका दिमाग मर चुका है, दिमाग सुन्न हो गया है, उसमें समझने की, सुनने की कोई भी क्षमता नहीं है। लेकिन अभी आपका हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, दिल धड़क रहा है। जैसे कोमा में इंसान रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसके ब्रेन के पार्ट डैमेज हो चुके होते हैं धीरे धीरे। तो धीरे धीरे कोमा में इंसान में जो सुनने की, समझने की, स्पीचिंग, हियरिंग, सारी पावर गायब होने लग जाती है। लेकिन उसका दिल अभी भी धड़क रहा है, तो आपको अभी भी उम्मीद है कि वो इंसान ठीक हो सकता है ना? ऐसी है आपको उम्मीद। तो बेटा जब आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, ब्रेन की डेथ हो जाती है, उसे बायोलॉजिकल मृत्यु डॉक्टर के हिसाब से खत्म हो। आप देखो, कभी कभी आपने देखा होगा कि इंसान का दिल धड़क रहा है और उसका ब्रेन काम नहीं कर रहा है। ये केस तो हो गया है किसका? कोमा का। कोमा में ऐसा ही होता है। एक इसका अपोजिट होता है क्या कि आपका दिमाग अभी तक ठीक है लेकिन हार्ट थोड़ा बहुत काम करना बंद कर दिया है। तो जब तक आपका दिमाग ठीक है तब तक डॉक्टर आप पर गिव अप नहीं करता है। उसे लगता है कि कभी ना कभी तो आपका दिमाग अभी ठीक है, तो हो सकता है 4-5 मिनट के बाद वो रिस्पॉन्स करे। इसीलिए कभी देखा होगा आपने मूवीज में कि चेस्ट पर दिल को बहुत जोर जोर से प्रेस किया जाता है, बहुत जोर जोर से प्रेस किया जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, क्योंकि आपका दिल ने धड़कना बंद कर दिया है। दिल के अंदर धड़कने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की पावर खत्म हो गई है, दिल की धड़कनें बनना बंद हो रही है, लेकिन दिमाग आपका अभी भी काम कर रहा है। तो डॉक्टर आखिरी सांस तक प्रयास करता है कि इंसान बच जाए।
ये इंसान बच जाए बेटा। ठीक है, तो ये बात होती है। मैम सर में दर्द क्यों होता है, सब बताएंगे, रुको तो सही यार, रुको रुको रुको। तो जब आपका दिल थोड़ा बहुत काम कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो उसको डॉक्टर बोलता है बायोलॉजिकल डेथ हो चुकी है आपकी। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट होता है, दिमाग सही है अभी तक, तो डॉक्टर आखिरी सांस तक आपको बचाने का प्रयास करता है। ठीक है बेटा, चलो। दिल को कंट्रोल कौन करता है? अभी रुक जाओ यार, दिल को कंट्रोल आज ही सारी दिल की बातें कर लेंगे क्या? मेरुरज्जु और पोन्स में क्या डिफरेंस है? भाई साहब प्रदीप, आप दिमाग कहां लेकर बैठते हैं? मेरुरज्जु यहां से पीछे की तरफ मोटी नस निकलती है, उसे बोलते हैं। पोन्स बेचारा यहां बैठा है, तो डिफरेंस ही डिफरेंस है इसके अंदर। स्पाइनल कॉर्ड कोई ब्रेन का पार्ट थोड़ी है, पोन्स ब्रेन का पार्ट है। क्या हो गया है? खोपड़ी के साथ नहीं, दिमाग के साथ क्लास में बैठा करें। नो डाउट मैम, नो डाउट। किसी को भी कोई डाउट है पूछिए इसके अलावा। मेडिसिन कैसे काम करती हैं? भाई साहब मेडिसिन किस चीज की? अगर आपको सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन लोगे, जाएगा खा के, जैसे ही आपने दवाई खाई, वो दवाई जाएगी, घुलेगी, और घुलकर क्या करेगी? खून में जाएगी। खून से उस दवाई के अंदर जो केमिकल है वो आएगा ब्रेन तक, और ब्रेन उसको जहां पर भी जिस हिस्से में आपको दर्द हो रहा है उस दर्द के हिस्से को कम कर देता है। मैं आगे बताऊंगी आपको। देखो कुछ होते हैं इंटरफेरोन्स, नाम बताऊंगी, साइटोकाइंस होते हैं, जब दर्द होता है तो वो रिलीज होते हैं केमिकल। थोड़ा रुको, सब बताएंगे। अभी तक की क्लास में किसी को कोई डाउट है? एक दिन में सारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते आप, पता है आपको? एक दिन में सारा ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धीरे 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 नॉलेज लीजिए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए। चलो फिर अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास बोले तो मंडे को, सोमवार को, और सोमवार को आपकी फिजिक्स की क्लास भी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।